जी स्टूडेंट्स, आज हम एक तीसरा एक नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं। आपने अभी तक जो कुछ भी देखा वो सब्स्टिट्यूशन साइफर आपने पूरे देखे, उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी, उसके डिफरेंट साइफर्स पढ़े। उसके बाद हमने ट्रांसपोजिशन साइफर्स बहुत सारे पढ़े। आपको याद होगा कि सेकंड लेक्चर या थर्ड फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको ये एक स्लाइड दिखाई थी। ये स्लाइड मैं दोबारा ज़रा दिखाना चाहूँगा। ये स्लाइड आप इस स्लाइड में देखें कि इस स्लाइड में हमने कहा था क्रिप्टोग्राफिक डायमेंशंस जो हैं वो 3 इंडिपेंडेंट डायमेंशंस हैं। टाइप ऑफ ऑपरेशन के लिहाज से 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक यानी ये टाइप ऑफ ऑपरेशन में 2 किस्म के ऑपरेशन है। एक कहलाता है सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन और दूसरा कहलाता है ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन। आपने ये दोनों देखे। उसके बाद नंबर ऑफ कीज़ के लिहाज से हमने कहा था कि 2 किस्म के एल्गोरिदम होते हैं, सिंगल की एल्गोरिदम और डबल की एल्गोरिदम। आपने अभी तक सिंगल की एल्गोरिदम ही पढ़े हैं। उसके बाद तीसरा जो था वो था प्रोसेसिंग वेज के लिहाज से। प्रोसेसिंग वेज के लिहाज से मैंने आपसे कहा था स्ट्रीम साइफर होता है या फिर ब्लॉक साइफर होता है। आपने अभी तक जो पढ़े हैं जितने भी साइफर वो सारे के सारे मोस्टली स्ट्रीम साइफर ही हैं। तो आज हम ज़रा इस चीज़ को, ये जो चीज़ है प्रोसेसिंग वेज, इसको आज हम यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आते हैं। ये हमारा प्रोसेसिंग वेज के लिहाज से ये आज का टॉपिक है। तो प्रोसेसिंग वेज क्या है? डिजिटल डाटा is represented in strings of binary digits या bits unlike alphabets। हम जानते हैं कि जो डिजिटल डाटा होता है वो बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि 0-1 की फॉर्म होती है। मॉडर्न crypto systems need to process this binary string to convert into another binary string. Based on this process, the symmetric encryption schemes can be classified into 2 main things, stream cipher and block cipher। तो 2 किस्म के जो प्रोसेसिंग वेज हैं वो 2 किस्म के हैं। एक कहलाता है स्ट्रीम साइफरिंग या स्ट्रीम साइफर और दूसरा कहलाता है ब्लॉक साइफरिंग या ब्लॉक साइफर। फर्क क्या है दोनों में? स्ट्रीम साइफर्स क्या होते हैं? A stream cipher is a technique that involves the encryption of one plain text bit or sometime byte at a time. The decryption is also processed by 1 bit or byte at a time। यानी कि स्ट्रीम साइफर क्या होता है कि ऐसा एक साइफर होता है जिसमें कंप्यूटर या जिसमें एल्गोरिदम जो है ना, प्लेन टेक्स्ट की 1 बिट लेता है और उसको साइफर टेक्स्ट की 1 बिट में चेंज करता है। प्लेन टेक्स्ट की 1 और बिट लेता है, फिर साइफर टेक्स्ट बनाता है, फिर 1 और बिट लेता है, फिर साइफर टेक्स्ट बनाता है। इस तरह करता है। या मिसाल के तौर पर प्लेन टेक्स्ट का 1 अल्फ़ाबेट लेता है और उसको साइफर टेक्स्ट का अल्फ़ाबेट बनाता है। और आपको पता है कि एक अल्फ़ाबेट असल में 8 बिट का होता है। आप लोगों ने अगर एस की कोड वगैरह पढ़े हैं तो एक अल्फ़ाबेट या कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर जो है वो 8 बिट का होता है। आपने अभी तक जितने भी साइफर पढ़े आपने देखा है कि अगर हम प्लेन टेक्स्ट में ए लिखें तो वो ए को मिसाल के तौर पर एम बना देता है, वो बी लिखें तो के बना देता है, सी लिखें तो साइफर टेक्स्ट का डी बना देता है। इसका मतलब एक अल्फ़ाबेट लेता है और उसको साइफर टेक्स्ट के एक अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करता है। अब हम जानते हैं कि एक अल्फ़ाबेट असल में 8 बिट के बराबर होता है। तो पता ये चला कि वो 8 बिट लेता है और नई 8 बिट बनाता है साइफर टेक्स्ट की, फिर 8 बिट लेता है, फिर 8 बिट बनाता है, फिर 8 बिट लेता है, 8 बिट बनाता है। तो स्ट्रीम साइफर ऐसा साइफर होता है जो प्लेन टेक्स्ट के बिट बिट बाय बिट लेता जाएगा और साइफर टेक्स्ट की बिट बाय बिट बनाता जाएगा, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बाइट बाय बाइट करता जाएगा। एक बाइट उठाएगा प्लेन टेक्स्ट की और उसको पहले साइफर टेक्स्ट की एक बाइट में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी बाइट उठाएगा उसको दूसरी बाइट में कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी बाइट उठाएगा तीसरे में कन्वर्ट करेगा। ये कहलाता है स्ट्रीम साइफर।
तो अभी तक आपने जितने भी साइफर्स पढ़े, चाहे वो ट्रांसपोजिशन वाली कैटेगरी में पढ़े या सब्स्टिट्यूशन वाली कैटेगरी में पढ़े, आपने मोस्टली उसमें स्ट्रीम साइफर ही पढ़े. इट इनक्रिप्ट्स बाय टेकिंग वन डिजिट या एलिमेंट कंटिन्यूअसली एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट वन एलिमेंट एट ए टाइम. Technically, stream ciphers are block ciphers with a block size of 1 bit. Stream cipher असल में ऐसा block cipher होता है जिसके block का size 1 होता है. तो आप 1 bit लेते जाएं या 1 byte लेते जाएं, वो convert करता जाता है. Stream cipher का ये block diagram है. इसमें आप देखें, इसमें ये है कि ये key है अब आपके पास, ठीक है जी, और ये की कोई ना कोई ज़ाहिर स्ट्रीम है या जो कुछ भी है, बिट स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिदम आपने की दी. इसके साथ साथ आपने प्लेन टेक्स्ट का की एक बिट दी. अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट को स्मॉल p में लिखा है. इसका मतलब प्लेन टेक्स्ट का एक अल्फ़ाबेट आया या एक बिट आई. तो की आई, एक अल्फ़ाबेट आया, इन दोनों का कोई एल्गोरिदम चला और यहाँ से साइफर टेक्स्ट आउटपुट पर आ गया. फिर डिक्रिप्शन साइट पे जाएंगे तो साइफर टेक्स्ट आया और वही की आई, एल्गोरिदम चला और प्लेन टेक्स्ट आ गया. तो स्ट्रीम साइफर जो है वो बिट बाय बिट या ज़्यादा से ज़्यादा बाइट बाय बाइट प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है. नाउ ब्लॉक साइफर क्या होता है ऑन द अदर एंड? ब्लॉक साइफर क्या है? इन दिस स्कीम the plain binary text is processed in blocks or groups of bits at a time. That is, a block of plain text bits is selected, a series of operations is performed on this block to generate a block of ciphertext bits. Block cipher क्या करता है कि ये bit by bit नहीं उठाता, ये पूरा पूरा block उठाता है. जैसे आप, अगर आपने डेटा कम्युनिकेशन में पैकेट स्विचिंग पढ़ी हो तो आपको पता है पैकेट, पूरा पूरा पैकेट डेटा का जो होता है उसमें कई कई बिट्स होती हैं, वो पूरा पैकेट कहलाता है. तो ब्लॉक साइफर क्या करता है? एक पूरा पैकेट या एक पूरा ब्लॉक उठाता है प्लेन टेक्स्ट का और उसको साइफर टेक्स्ट बनाता है. फिर दूसरा ब्लॉक उठाता है या दूसरा पैकेट उठाता है और इसका जो पैकेट है उसका साइज 64 बिट्स का या 128 बिट्स का पैकेट होता है इसका मतलब ब्लॉक साइफर एक साथ 64 बिट्स को इनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट बनाता है और सिमिलरली साइफर टेक्स्ट 64 बिट को एक साथ डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट बनाता है. तो यहाँ पे जैसे लिखा भी है, टिपिकली अ ब्लॉक साइज ऑफ 64 और 128 बिट्स इज यूज्ड. इट मींस कि आपके पास जो ब्लॉक साइफर है वो बेसिकली ब्लॉक, पूरे पूरे ब्लॉक लेता है और ब्लॉक बाय ब्लॉक इंक्रिप्शन भी करता है, सिमिलरली ब्लॉक बाय ब्लॉक डिक्रिप्शन भी करता है. A block cipher takes a block of plain text bits and generates a block of ciphertext bits generally of same size. यानी कि अगर 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट इसने पिक किया तो 64 बिट का साइफर टेक्स्ट देगा. लेकिन ये बिट बाय बिट नहीं करता बल्कि पूरे पूरे ब्लॉक बाय ब्लॉक करता है. The size of block is fixed in the given scheme. The choice of block size does not directly affect to the strength of encryption scheme. The strength of cipher depends upon the key length. यानी जो आप जो साइफर बनाते हैं उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो की लेंथ पे डिपेंड करती है कि की कितनी बड़ी है. जाहिर है जितनी बड़ी की होगी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड उसकी इनकोडिंग हो जाएगी और उतना ही उसको डिकोड करना डिफिकल्ट होगा. ब्लॉक साइफर की अब आप ब्लॉक डायग्राम देखें तो देखें ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक 1, प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक 2, प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक 3, यानी जितना बड़ा भी प्लेन टेक्स्ट है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट भी है, तो वो पूरा का पूरा प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स में डिवाइड होगा या पैकेट्स में डिवाइड होगा और एक एक पैकेट या एक एक ब्लॉक साइफर में, ये साइफर के अंदर जाएगा और इसमें की ऑपरेट होगी और साइफर टेक्स्ट के भी ब्लॉक्स आउटपुट पर आएंगे.
यानी ब्लॉक बाय ब्लॉक है, ये बिट बाय बिट नहीं है। इसकी एक और ब्लॉक डायग्राम देखें अगर हम ब्लॉक साइफर की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट की कितनी बिट्स हैं, बी बिट्स हैं, यानी बी कोई तादाद है, चाहे वो 64 बिट्स हों या 128 बिट्स हों, तो प्लेन टेक्स्ट की बी बिट्स हैं, उनको की के थ्रू इनक्रिप्ट किया तो साइफर टेक्स्ट की बी बिट्स आपके रिजल्ट में आपको मिल गई। सिमिलरली इसका रिवर्स भी होता है कि अगर आप साइफर टेक्स्ट की बी बिट्स लें और उसको डिक्रिप्ट करें तो प्लेन टेक्स्ट की बी बिट्स आपके पास आ जाएंगी। ये है जनाब ब्लॉक साइफर। अब हम इसकी अगर कोई कंपैरिजन पढ़ें ब्लॉक साइफर का और स्ट्रीम साइफर का, तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो को आपने पढ़े हैं और आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। कुछ पॉइंट्स आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको बता सकूं। कंपैरिजन हम कर रहे हैं किन किन का, स्ट्रीम साइफर का और ब्लॉक साइफर का। तो इंक्रिप्शन प्रोसेस के लिहाज से अगर हम देखें तो जो स्ट्रीम साइफर है इसके बारे में लिखा है कि इट इनक्रिप्ट्स 1 बिट या ज्यादा से ज्यादा 1 बाइट ऑफ प्लेन टेक्स्ट एट अ टाइम, जबकि ब्लॉक साइफर क्या करता है, इट इनक्रिप्ट्स 1 ब्लॉक टिपिकली 64 या 128 बिट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट एट अ टाइम। डिक्रिप्शन प्रोसेस पे अगर आप आए तो इट डिक्रिप्ट्स अ बिट और अ बाइट ऑफ प्लेन टेक्स्ट एट अ टाइम, जबकि ब्लॉक साइफर में क्या है, इट डिक्रिप्ट्स 1 ब्लॉक या टिपिकली 64 टू 128 बिट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट एट ए टाइम। यहां तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब है कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि क्रिप्टोग्राफी में आमतौर पर पढ़ी जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये बहुत इजीली शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि इन टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के कुछ एल्गोरिदम पहले सॉल्व करवाए जाते हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके। कंफ्यूजन और डिफ्यूजन प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि कंफ्यूजन के अंदर असल में रिलेशन जो होता है वो साइफर टेक्स्ट और की के दरमियान होता है, और डिफ्यूजन में जो रिलेशन होता है वो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के दरमियान होता है। स्टैटिस्टिकल रिलेशन कह रहा हूं मैं। रिलेशन तो खैर साइफर टेक्स्ट का, प्लेन टेक्स्ट का, की का, सबका एक दूसरे से लिंक है, लेकिन आसान जबान में अगर मैं समझाऊं तो आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीम साइफर है, स्ट्रीम साइफर के अंदर अगर मैं की बदल दूं तो पूरा पूरा साइफर टेक्स्ट बदल जाएगा, ऐसा ही होगा। यानी अगर आपके पास मिसाल के तौर पर मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर है, उसकी की को मैं चेंज कर दूं तो पूरा का पूरा साइफर टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, उसके सारे अल्फ़ाबेट आगे पीछे चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं की को सीजर साइफर है, की को मैं 3 के बजाय 5 कर दूं तो पूरा साइफर टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। यानी की को जरा सा हिलाऊं तो पूरा साइफर टेक्स्ट उलट जाएगा या चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। जबकि ब्लॉक साइफर में क्या होता है, ब्लॉक साइफर में ये होता है कि चूंकि वो पूरा पूरा ब्लॉक लेता है, एक ब्लॉक लेता है और उसके बाद साइफर टेक्स्ट जनरेट करता है, फिर एक ब्लॉक लेता है, फिर साइफर टेक्स्ट जनरेट करता है, तो उसके अंदर अगर मैं किसी भी प्लेन टेक्स्ट की अगर कोई एक बिट चेंज करूं तो उससे पूरा का पूरा साइफर टेक्स्ट नहीं बदलेगा, बदल भी सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक पैकेट चेंज किया तो एक पैकेट चेंज होगा, दूसरा पैकेट चेंज किया तो दूसरा पैकेट चेंज होगा। इसमें ऐसा होता है। तो इस वजह से जो है, जो कंफ्यूजन है ना, वो असल में प्लेन साइफर टेक्स्ट और की के दरमियान स्टैटिस्टिकल रिलेशन को कहते हैं कंफ्यूजन। और मैं फिर रिपीट कर देता हूं, साइफर टेक्स्ट और की के दरमियान स्टैटिस्टिकल रिलेशन को कंफ्यूजन कहते हैं,
जबकि प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के दरमियान स्टैटिस्टिकल रिलेशन को डिफ्यूजन कहते हैं। तो स्ट्रीम साइफर जो होता है उसमें ज्यादातर कंफ्यूजन अप्लाई होता है और ब्लॉक साइफर के अंदर कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन दोनों अप्लाई होते हैं। जाहिर है ये वो पॉइंट है जो आपने पढ़ा नहीं है तो आपको शायद बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ एक कंपैरिजन की प्रॉपर्टी के लिहाज से आप खाली इसको जहन में रख लें, इसको कोई बहुत ज्यादा समझने की ऐसा जरूरत भी नहीं है। टेक्निक यूज्ड, स्ट्रीम साइफर में ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज होती है और ब्लॉक साइफर में ज्यादातर ट्रांसपोजिशन टेक्निक यूज होती है। लेकिन स्ट्रीम साइफर में भी ट्रांसपोजिशन यूज हो सकती है, बल्कि आपने जो ट्रांसपोजिशन साइफर जितने भी पढ़े हैं वो मोस्टली स्ट्रीम साइफर ही थे। इसका मतलब स्ट्रीम साइफर जो है, यानी यहां पर अगर मैं इसको ज्यादा बेहतर ये वर्ड इसका ये है कि इट यूजेस बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स, जबकि ब्लॉक साइफर जो है इट यूजेस ट्रांसपोजिशन टेक्निक। ब्लॉक साइफर में ट्रांसपोजिशन ही ज्यादा यूज होती है, जबकि उसमें सब्स्टिट्यूशन ट्रांसपोजिशन दोनों यूज होती हैं। स्पीड के लिहाज से, स्पीड का मतलब एल्गोरिदम की स्पीड, यानी कंप्यूटर्स में अगर आप रन करें स्ट्रीम साइफर को रन करें और अगर आप ब्लॉक साइफर को रन करें तो स्ट्रीम साइफर कंपेयर टू ब्लॉक साइफर बहुत ही फास्ट प्रोसेस करता है, जबकि ब्लॉक साइफर थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि वो पैकेट बनाता है, पैकेट को अरेंज करता है, फिर पैकेट को प्रोसेस करता है, फिर पैकेट बनाता है, उसे अरेंज करता है, फिर प्रोसेस करता है। तो थोड़ा सा स्लो होता है ब्लॉक साइफर, स्ट्रीम साइफर फास्ट होता है। रिडंडेंसी के लिए, रिडंडेंसी का मतलब होता है रेपिटेशन, रिपीटेशन या एक जैसी चीज आ जाना। देयर आर नो चांसेस ऑफ रिडंडेंसी। स्ट्रीम साइफर में आमतौर पर रिडंडेंसी कम होती है, यानी स्ट्रीम साइफर इस तरह से चलता है कि जो साइफर टेक्स्ट बनता है उसके अंदर बहुत कम रिडंडेंसी आती है, रिपीटेशन बहुत कम आती है। ब्लॉक साइफर में रिडंडेंसी ज्यादा आती है। इसका ताल्लुक भी स्टैटिस्टिक्स से है। जब स्टैटिस्टिक्स की यानी मैथमेटिकल इक्वेशन जब ड्राइव करते हैं तो उसके रिजल्ट से पता चलता है कि इसमें रिडंडेंसी ज्यादा आ रही है। तो ये भी आपको शायद बगैर स्टैटिस्टिक्स के समझ में ना आए। कोड साइज, कोड साइज का मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम बनाएं किसी भी साइफर का, तो स्ट्रीम साइफर का एल्गोरिदम बनाएंगे तो आपको जो कोडिंग है वो छोटी कोडिंग में स्ट्रीम साइफर बन जाएगा, जबकि ब्लॉक साइफर बनाने के लिए आपको जो कोड लिखना पड़ता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड भी होता है और ज्यादा भी होता है। कोड की लेंथ भी ज्यादा होती है और कोड कॉम्प्लेक्स भी बहुत होता है, जबकि स्ट्रीम साइफर का कोड जो है वो सिंपल भी होता है और शॉर्ट या छोटा भी होता है। सिमिलरली ये जो पॉइंट है एल्गोरिदम मोड्स, ये आपने अभी पढ़े ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे कि फीडबैक ब्लॉक क्या होते हैं वगैरह वगैरह, इसको अभी छोड़ देते हैं। यूज ऑफ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम साइफर में वन की इज यूज्ड ओनली वन टाइम। आपको पता है स्ट्रीम साइफर में आप एक दफा एल्गोरिदम में की डाल दें या एल्गोरिदम में की लगा दें तो वो की बस इस्तेमाल होती है, यानी एक की होती है जो एक दफा इस्तेमाल होती है। जबकि ब्लॉक साइफर में एक की तो एक ही होती है लेकिन वो बार बार इस्तेमाल होती है, क्योंकि ब्लॉक साइफर में कई राउंड होते हैं, या यूं कह लें ब्लॉक साइफर में कई नेस्टेड लूप होते हैं, तो वो एक ही की बार बार इस्तेमाल होती है। और इस यानी की तो दोनों में एक ही होती है, लेकिन इसमें की एक दफा इस्तेमाल होती है और उसमें एक की मल्टीपल टाइम इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, इंप्लीमेंटेशन को अगर हम देखें तो इट इज वाइडली यूज्ड फॉर हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, यानी अगर हम कोई किसी भी साइफर का कोई हार्डवेयर बनाना चाहें, बजाय सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर ब्लॉक या आईसी वगैरह डेवलप करना चाहें, तो आमतौर पे स्ट्रीम साइफर जो है उससे हार्डवेयर इंप्लीमेंट किया जाता है, लेकिन ब्लॉक साइफर आमतौर पे उसको सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट किया जाता है।
मेमोरी साइज स्ट्रीम साइफर में कम चाहिए होती है क्योंकि वो बिट बाय बिट वो करता है, तो उसे कोई बहुत बड़ी मेमोरी नहीं चाहिए होती। और ब्लॉक साइफर में मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि वो पूरे पूरे पैकेट्स या ब्लॉक्स को साइफर टेक्स्ट बनाता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं स्ट्रीम साइफर की? मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर, होमोफोन साइफर, प्लेफेयर साइफर, हिल साइफर वगैरह, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं। और ब्लॉक साइफर की एग्जांपल क्या है? AES यानी कि एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसी तरह DES यानी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड वगैरह। तो यहाँ तक जो है आपने एग्जांपल देखी, तो इसमें देखें एग्जांपल में आपने ये मोनो अल्फ़ाबेटिक इसकी एग्जांपल है तो आपने वो पढ़ा हुआ है, होमोफोन आपने पढ़ा हुआ है, प्लेफेयर पढ़ा है, हिल पढ़ा है। अब ब्लॉक साइफर की भी हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ये बहुत सारी एग्जांपल हैं लेकिन हम इसकी एक एग्जांपल पढ़ेंगे क्योंकि ब्लॉक साइफर वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप एक ब्लॉक साइफर कम से कम पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि हाउ ब्लॉक साइफर वर्क्स। तो हम अब जो इसकी एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं वो असल में है डेस यानी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये हम पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत टिपिकल और बहुत मुश्किल सा एल्गोरिदम है, तो इसको ज़रा केयरफुली समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो अब ज़रा हम आते हैं डेस की तरफ, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डेस। और ये डेस क्या है? ये एग्जाम्पल ऑफ अ टिपिकल ब्लॉक साइफर, एक ख़ास ब्लॉक साइफर है उसकी एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अच्छा जी, इसको देखते हैं आगे। देखें, डेस पढ़ने के लिए पहले मैं आपको कुछ इनिशियल कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ से डेस स्टार्ट नहीं हो रहा, ये दिमाग में रख लें। अभी जो स्लाइड्स में बता रहा हूँ ये डेस नहीं है, लेकिन पहले कुछ चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसको अच्छी तरह समझ लें ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। डेस वरना जाएंगे जब हम तो डेस में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे हम, और वो टर्मिनोलॉजी बार बार उस वक्त समझाई नहीं जा सकेंगी। तो मैं अभी आपको एक टर्मिनोलॉजी समझाना चाहता हूँ, पहले उसको समझने की कोशिश करें और देखें कि वो क्या है। देखें, फर्ज करें कि आपके पास ये 24 अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCD से लेकर X तक ये अल्फ़ाबेट हैं और ऊपर इनकी नंबरिंग लगी हुई है 1 से लेकर 24 तक, ठीक है। ये मैंने 24 क्यों लिए, पूरे 26 क्यों नहीं लिए? इसकी वजह ये कि मैं आपको बाइट्स वाइज बता रहा हूँ। 24 अल्फ़ाबेट का मतलब अगर मैं बाइट के लिहाज से काउंट करूं तो ये 3 बाइट्स हैं ना। 8 बिट की एक बाइट होती है, तो 8 8 8 के ये 3 हिस्से हैं, तो ये 3 बाइट मेरे सामने हैं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मेरे पास अल्फ़ाबेट्स हैं 24 और कौन सा अल्फ़ाबेट किस सीरियल नंबर पर आ रहा है वो मैंने आसानी के लिए ऊपर नंबरिंग डाल दी है, ठीक है। अब मैं अगर आपको एक ब्लॉक दूं, ये मैंने आपको एक ब्लॉक दिया है, ठीक है जी, और इसको जरा मैं पेंसिल ओपन कर लेता हूं। अच्छा, ये मैंने आपको एक ब्लॉक दिया है और इस ब्लॉक में मैंने लिख दिया है 4 20 12 6 2 18 13 8, मतलब मैंने ये पूरे 1 से लेकर 24 तक नंबर लिखे हुए हैं इसमें। 1 से लेकर ये एक, ये रहा, ये 1 है और ये रहा 24। तो 1 से लेकर 24 तक मैंने नंबर लिखे हैं, लेकिन नंबर मैंने रैंडम लिखे हैं। कौन सी तरतीब से लिखे ये कोई जरूरी नहीं है, बस ऐसे ही रैंडम डाल दिए मैंने। इधर 1 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, 3 देखें ये रहा, 3 इधर है, 4 इधर है, 5 ये रहा, 5 6 ये रहा, तो मैंने रैंडमली नंबर डाल दिए और 24 नंबर है ये, ठीक है। अब मैंने ये कहा है कि सबसे पहले ये नंबर 4 है, ठीक है। तो नंबर 4 हम सबसे पहले यहाँ, ये नंबर 4 है, यहाँ लिखा हुआ है 4। तो अब मुझे क्या करना है कि 4 पोजीशन पे जो अल्फाबेट है ना वो सबसे पहले लिख देना है। तो देखें, ये 4 पोजीशन पे D है तो मैंने ये D लिख दिया। उसके बाद 20 लिखा हुआ है, तो 20 पोजीशन पे अल्फाबेट T है तो मैंने यहाँ T लिख दिया। फिर 12 है, तो 12 पे कौन है? L, तो मैंने ये L लिख दिया। फिर है 6,
6 पे क्या है f, तो मैंने f लिख दिया। समझ रहे हैं बात? तो मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह से रीडिंग कर रहा हूं, यूं जाऊंगा, उसके बाद जब यहां तक खत्म हो जाएगा तो दोबारा फिर यहां से स्टार्ट करूंगा, यूं जाऊंगा, उसके बाद जब यहां खत्म हो जाएगा तो फिर ऐसे जाऊंगा। तो यहां देखें, अगर आखिरी वाला अल्फाबेट जो है वो 9 आ रहा है, तो 9 पे देखें क्या है, आई, तो देखें आखिर में ये आई आया है। ठीक है, सो क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपको कोई डेटा दिया जाए, ये आपका सपोज कर लें डेटा है, कोई भी डेटा, किसी भी तरह का डेटा, ये कोई भी आपको डेटा दिया जाए और डेटा के साथ साथ ये एक परमुटेशन ब्लॉक, ये पूरा का पूरा परमुटेशन ब्लॉक कहलाता है। अगर आपको एक डेटा दिया जाए और एक परम्यूटेशन ब्लॉक दिया जाए, तो परम्यूटेशन ब्लॉक में जो नंबर लिखे होंगे, आप उस नंबर के हिसाब से इस डेटा को रीअरेंज कर सकते हैं ना। ये डेटा ही है जो क्या हुआ, इसको आपने रीअरेंज किया है। रीअरेंज किया है डेटा को, ठीक है। किसके लिहाज से किया, परम्यूटेशन के लिहाज से। तो अब अगर आप देखें तो परम्यूटेशन, आसान अल्फाज में परम्यूटेशन करता क्या है, शफलिंग करता है, यानी डेटा की तरतीब की शफलिंग करता है। जैसे आप जो कार्ड होते हैं ना, प्ले कार्ड होते हैं, प्ले कार्ड की जब आप शफलिंग करते हैं तो प्ले कार्ड की तरतीब बदल जाती है। तो परम्यूटेशन ब्लॉक एक तरह की शफलिंग करता है। और आपको अगर डेटा दिया जाए, मैं अगर आपको एक डेटा दूं उसकी तरतीब के लिहाज से, और फिर मैं आपको एक परम्यूटेशन ब्लॉक दे दूं, तो आप शफलिंग के लिहाज से उसको रीअरेंज तो कर सकते हैं आसानी से। तो ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा परम्यूटेशन ब्लॉक का। मैंने क्या कहा था, अभी डैश स्टार्ट नहीं हो रहा, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे। तो अब जब डैश स्टार्ट होगा और मैं आपसे कहूंगा कि भाई ये परम्यूटेशन ब्लॉक है, तो अब आपको वहां मैं नहीं समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। मैंने कह दिया कि जी ये डैश में ये परम्यूटेशन ब्लॉक है, तो इसका मतलब इससे पहले कोई डेटा होगा और इस परम्यूटेशन ब्लॉक को देखते हुए इसी डेटा को आपको दोबारा रीअरेंज करना होगा। ठीक है, तो परम्यूटेशन ब्लॉक का ये फायदा है कि एक डेटा दिया जाएगा, एक परम्यूटेशन ब्लॉक होगा जो कि असल में शफलिंग करेगा और डेटा को हम उठा के यहां रख देंगे। परम्यूटेशन ब्लॉक को रीड किस तरह से करेंगे कि इसको जो है ना यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले इसकी पूरी रो, पहली रो पढ़ेंगे और डेटा को यहां से यहां तक अरेंज कर देंगे, फिर उसके बाद दोबारा यहां से यहां तक रो पढ़ेंगे और डेटा को आगे और अरेंज करेंगे, फिर एक और रो पढ़ेंगे, यूं अरेंज करेंगे। इस तरह अगर जितनी भी रो का ये परम्यूटेशन ब्लॉक होगा उतनी रो हम पढ़ते जाएंगे और शफलिंग के थ्रू इसको अरेंज कर लेंगे। तो आई होप परम्यूटेशन ब्लॉक क्लियर हो गया होगा आपको। सो अब हम जरा आते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट पर। अब देखें ये एक आपके पास मैंने आपको यहां जो बताया था, ये परम्यूटेशन ब्लॉक में मैंने ABCD डाली थी, परम्यूटेशन ब्लॉक दिया था और आपने उसको रीअरेंज कर दिया। अब मैंने आपको क्या किया है, ABCD के बजाय ये डेटा दिया है। अब ये डेटा पूरा का पूरा बाइनरी में लिखा हुआ है, ये 010101 के स्टाइल में लिखा है। ये ब्लू कलर में जो लिखा है ये पूरा डेटा है और रेड कलर में छोटा छोटा जो लिखा है ये डेटा की बिट के नंबर हैं। तो टोटल अगर आप देखें तो ये कितने बिट का डेटा है, 64 बिट का। यानी ये बिट नंबर 1 है, बिट नंबर 2 है, बिट 3, बिट 4, बिट 5। अब बिट तो होती ही 0 है या 1 है, तो ये बिट तो 0101 इस तरह से है। ठीक है, तो असल में क्या है, अगर मैं आपको एक प्लेन टेक्स्ट दूं, ये है प्लेन टेक्स्ट, ये जो ब्लैक कलर का है, मैं पेंसिल ओपन कर, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ये प्लेन टेक्स्ट है जिसमें के 64 बिट्स हैं। कितनी है, 64 बिट्स। इन 64 बिट्स को, ये तो चूंकि अभी ऐसे ही लिखी हुई हैं, मगर इन 64 बिट्स को मैंने उठाकर इन खानों के अंदर फिट किया है। आप देखें 011000001, ये देखें 011000001, यहां तक 8 हो गई। उसके बाद दूसरी 8 उठाइए, 011000011, 011000011, ये दूसरी 8 हो गई।
तो इस तरह ये पूरी की पूरी जो बिट्स हैं वो मैंने यहाँ फिट की हैं और फिट करके उनके नंबरिंग ऊपर डाल दी हैं। तो ये 64 बिट का एक डेटा है। अच्छा जी, ये जो है 64 बिट, ये असल में मेरा प्लेन टेक्स्ट है और ये असल में लिखा हुआ है एक्सीडेंट। ये प्लेन टेक्स्ट एक्सीडेंट लिखा हुआ है जिसकी ये बिट्स हैं। अच्छा, ये एक्सीडेंट लिखा है, कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि अगर मैं ये प्लेन टेक्स्ट उठाऊं और ये देखें, मैं क्या करता हूं, ये प्लेन टेक्स्ट पूरा का पूरा यहां से मैं कॉपी करता हूं। ये मैंने किया कॉपी और मैं एक वेबसाइट पे आपको ले जाता हूं। इस वेबसाइट, ये वेबसाइट है, यहाँ वेबसाइट का एड्रेस लिखा है और इस पे लिखा है बाइनरी टू टेक्स्ट ट्रांसलेटर। तो यहां से जो मैंने ये डेटा को कॉपी किया, बाइनरी डेटा को, इस वेबसाइट पे आकर ये बाइनरी डेटा को पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और अब मैं यहां लिखता हूं कन्वर्ट। तो देखें, यहां जब मैं कन्वर्ट लिखूंगा तो इस जगह पर आउटपुट आएगा। ये क्या आया आउटपुट? एक्सीडेंट। इसका मतलब ये एक्सीडेंट जो लिखा हुआ है इसका बाइनरी ये है। तो देखें, एक्सीडेंट वर्ड तो एक ही है लेकिन इसकी बिट्स कितनी है? 64 बिट्स हैं। तो ये दरअसल 64 बिट पूरा का पूरा एक ब्लॉक है। तो जो डेस एल्गोरिदम है ये पूरे ब्लॉक को एक साथ उठाएगा और इस पूरे का एक साथ साइफर बनाएगा, फिर अगली 64 बिट उठाएगा, फिर उसका साइफर बनाएगा, फिर अगली 64 बिट उठाएगा, उसका साइफर बनाएगा। ठीक है, तो ये खैर दोबारा उसी पे आ जाते हैं। तो हमारे पास तो ये प्लेन टेक्स्ट मेरा था जिसका वर्ड है एक्सीडेंट। इसके पहले मैंने बिट्स ले ली, ये बिट्स हैं। इस बिट्स को मैंने यहाँ पर पहले लिख लिया और इसकी तरतीब भी लिख दी कि 1 से लेकर 64 तक कौन कौन सी बिट्स हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक परमुटेशन ब्लॉक दे रहा हूं। तो आप इस परमुटेशन ब्लॉक्स की मदद से इसकी बिट को रीअरेंज करेंगे। अब ये रीअरेंज हुई हुई बिट्स हैं लेकिन चूंकि बिट हैं ही 010101, तो आपको पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है कि ये एक ही बिट है, हालांकि ये एक नहीं है। अब चेक करना चाहें तो इसको चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, सबसे पहले यहां लिखा है 35। तो आप देखें 35 किधर है? 35 35 35 35, ये रहा। 35 की बिट क्या है? 1। तो देखें, मैंने पहले लिख दिया 1। उसके बाद है 28। तो 28 पे देखें यहाँ 0 है, तो मैंने लिख दिया 0। फिर है 11। देखें 11 किधर है? ये 11 पे क्या लिखा है? 1। तो मैंने 1 लिख दिया। फिर लिखा है 48। 48 पे भी 1 लिखा हुआ है, ये रहा 1। फिर लिखा है 19। 19 पे भी 1 लिखा है, ये रहा 1। फिर लिखा है 33। 33 पे लिखा है 0, तो ये रहा 0। फिर लिखा है 38। 38 पे लिखा है 1, लिखा है 1 तो 1 लिख दिया। फिर लिखा है 16। 16 पे भी 1 लिखा हुआ है, तो लिख दिया मैंने 1। तो इस तरह ये पूरा परम्यूटेशन ब्लॉक यूं मैं रीड करता जाऊंगा, ऐसे 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 रीड होगा और आखिर में देखें ये 9 आ रहा है, तो 9 पे 0 है, तो देखें 9 पे 0 है, तो ये आखिरी वाला 0 आ गया। ठीक है जी, आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। तो इसका मतलब मैंने 64 बिट्स ली, उनको तरतीब से सेट किया, मुझे एक परम्यूटेशन ब्लॉक मिला, मैंने उस परम्यूटेशन ब्लॉक की मदद से अपने उस डेटा को रीअरेंज या शफल कर दिया। ये शफलिंग हो गई, लेकिन शफलिंग होने के बाद भी ये हैं तो 64 बिट, तो ये शफलिंग होने के बाद इसी डेटा को कॉपी करके मैं इन्हें इस तरह से लिख दिया। ठीक है भाई, अब ये डेटा, इस डेटा का मतलब तो था एक्सीडेंट, इस डेटा का मतलब पता नहीं क्या हो गया होगा, कुछ ना कुछ जाहिर है चेंज हुआ होगा, हमें नहीं पता क्या हुआ होगा। तो इसको मैं बंद करता हूं, मैं चेक करने की कोशिश करता हूं कि ये डेटा क्या है। इसको मैंने यहां से उठाया, कॉपी किया, दोबारा उसी वेबसाइट पे गया और इस वेबसाइट पे यहाँ पे डेटा ये वाला डाला। ठीक है,
और इसको मैंने कन्वर्ट किया तो देखें ये जो आया ना ये गार्बेज किस्म का आया है, और अगर आप गौर करें तो ये आया है, ये देखें आप यहां देखें ये जो आपको नजर आ रहा है, और ये देखें बिल्कुल यही चीज आई है, या थोड़ा बहुत चेंज है, बहरहाल गार्बेज आया है ये। ठीक है, तो अंदाजा हो गया हमें कि ये कुछ ना कुछ बहरहाल चेंज हुआ है, लेकिन ये साइफर टेक्स्ट नहीं है अभी, ये सिर्फ इस स्लाइड की हद तक साइफर टेक्स्ट है। स्लाइड के अंदर अगर आप देखें, क्योंकि मैंने अभी डैश तो पढ़ाना शुरू ही नहीं किया ना, अभी तो मैं परमुटेशन ब्लॉक समझा रहा हूं कि एक प्लेन टेक्स्ट है, उस प्लेन टेक्स्ट के अंदर 64 बिट्स अगर हो, उसको परमुटेशन ब्लॉक से गुजारा जाए तो वो चेंज हो जाता है और वो कुछ और बन जाता है। तो अब आपको डैश के बजाय परमुटेशन ब्लॉक समझ में आ गया। परमुटेशन ब्लॉक में क्या होगा, एक डेटा दिया जाएगा, चाहे वो 64 बिट का हो, 28 बिट का हो, 64 बिट का हो, 24 बिट का हो, 16 बिट का हो, 128 बिट का हो, जितनी भी बिट का हो, आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा, एक परमुटेशन ब्लॉक दिया जाएगा जो कि उस पूरे के पूरे बिट्स को शफल कर देगा, और उसकी शफलिंग करके जब आप बिट्स को दोबारा लिखेंगे तो वो बिट कुछ और हो गई होगी, यानी चेंज हो चुकी होगी। तो ये परम्यूटेशन ब्लॉक आप अपने दिमाग में रखिएगा डैश पढ़ने से पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं इसका नाम है एक्सपेंशन परम्यूटेशन ब्लॉक, यानी इससे पहले क्या था, इससे पहले सिर्फ परम्यूटेशन ब्लॉक था, ये भी परम्यूटेशन ब्लॉक था और ये भी परम्यूटेशन ब्लॉक है। फर्क क्या है देखें, ये परम्यूटेशन ब्लॉक में डेटा कितनी बिट का था, यहां डेटा था 24 बिट का, और परम्यूटेशन ब्लॉक के बाद डेटा कितनी बिट का हो गया, 24 बिट का, यानी 24 था 24 हो गया, क्योंकि परम्यूटेशन में खुद 24 नंबर डले हुए हैं। इसको देखें, ये डेटा कितनी बिट का था, 64 बिट का, और परम्यूटेशन का जो बॉक्स है वो भी 64 पोजीशंस दिखा रहा है, तो आउटपुट पे क्या आया, 64 बिट, यानी इनपुट भी 64 बिट, आउटपुट भी 64 बिट। ठीक है, और यहां पर इनपुट भी 24 कैरेक्टर और आउटपुट पे भी 24 कैरेक्टर, तो ये सिर्फ परम्यूटेशन ब्लॉक कहलाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं एक्सपेंशन परम्यूटेशन ब्लॉक। एक्सपेंशन परम्यूटेशन ब्लॉक क्या करता है कि परम्यूटेशन का मतलब है शफलिंग करना, तो ये शफलिंग भी करेगा, और एक्सपेंशन का मतलब बढ़ा देना, तो ये बढ़ा भी देगा। कैसे बढ़ाएगा, अब इसको जरा देखें। ये आपके सामने सारी बिट्स डली हुई हैं, ये टोटल कितनी बिट्स हैं, ऊपर नंबर डले हुए हैं 1 से लेकर 32 बिट, यानी टोटल 32 बिट्स हैं, तो ये टोटल 32 बिट्स हैं। ये एक्सपेंशन परम्यूटेशन ब्लॉक है। एक्सपेंशन परम्यूटेशन ब्लॉक क्या कर रहा है, आप अगर जरा नोट करें तो मैं अगर पेंसिल ओपन देखें, एक्सपेंशन परम्यूटेशन ब्लॉक क्या कर रहा है, इसने पोजीशन नंबर 1 दी और पोजीशन नंबर 1 यहां पर भी दे दी, यानी 2 दफा इसने पोजीशन 1 की बिट उठाने को कहा है हमें। सही है, अच्छा जी, यहां देखें पोजीशन 16, पोजीशन 16, यानी 2 दफा 16 नंबर की बिट भी उठाने को कहा है इसने। ठीक है जी, पोजीशन 28, पोजीशन 28, 2 दफा इसने 28 बिट भी उठाने को कहा है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारी बिट्स रिपीट कर रहा है। तो अगर अब आप देखें इस पूरे ब्लॉक का साइज देखें तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 48 हुआ। समझ आई मेरी बात? इसका मतलब अगर आप इस डेटा को लेंगे और इस डेटा को इस ब्लॉक से गुजारेंगे तो ये डेटा जो 32 बिट का है ये 48 बिट का बन जाएगा, 48 बिट का बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसमें कुछ पोजीशन रिपीट हो रही हैं। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर देखें 32 नंबर की बिट में डालूंगा, 32 बिट नंबर की बिट जो है ना वो 1 है, यहां पर 1 आ गया। फिर मैंने 1 नंबर की बिट डाली, 1 नंबर की बिट 0 है तो यहां 0 आ गया।
लेकिन 1 नंबर की बिट यहां पर भी कह रहा है कि डालो आखिर में भी, तो इसका मतलब ये जो 0 है ये भी असल में 1 नंबर की बिट ही है। तो बहुत सारी बिट में डबल डबल दफा डालूंगा, तो टोटल ये 32 बिट का डाटा 48 बिट का हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये शफलिंग भी करवा रहा है यानी परमुटेशन भी करवा रहा है, और एक्सपेंशन भी कर रहा है यानी डेटा को बढ़ा भी रहा है। 32 बिट का डेटा दिया तो 48 बिट का आउटपुट आएगा। तो ये एक दूसरा ब्लॉक भी याद रख लें जिसका नाम है एक्सपेंशन परमुटेशन ब्लॉक। पहले वाला था परमुटेशन ब्लॉक, दूसरा वाला है एक्सपेंशन परमुटेशन ब्लॉक। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और ब्लॉक हम देखते हैं और इसका नाम है कंप्रेशन परमुटेशन ब्लॉक। आपने इससे पहले पढ़ा परमुटेशन ब्लॉक जो सिर्फ शफलिंग करता था, फिर आपने पढ़ा एक्सपेंशन परमुटेशन ब्लॉक जो शफलिंग भी करता था और डेटा को बढ़ा भी देता था। अब ये तीसरा ब्लॉक है, इसका नाम है कंप्रेशन परमुटेशन ब्लॉक। नाम से ही पता चल रहा है कि ये शफलिंग भी करेगा और डेटा को कम करेगा, बजाय बढ़ाने के कम कर देगा। तो अब इसको भी जरा सा यहाँ समझ लेते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल एक डेटा यहाँ से उठाते हैं। देखें ये पूरा डेटा है, ठीक है, और ये कितनी बिट का डेटा है? 64 बिट का डेटा है, ठीक है। और ये एक ब्लॉक दिया हुआ है, इस ब्लॉक का नाम है कंप्रेशन परमुटेशन ब्लॉक। अब आप इसमें जरा नोट करें तो इसमें सारी की सारी बिट्स नहीं है मौजूद। मिसाल के तौर पर बिट नंबर 8 देखें यहाँ पर, उस पूरे ब्लॉक में ढूंढें, बिट नंबर 8 नहीं मिलेगी आपको। इसी तरह आप देखें बिट नंबर 16 भी इसमें गायब है। इसी तरह बिट नंबर 24 भी इसमें गायब है। इसी तरह बिट नंबर 32 भी इसमें गायब है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब इसने कुछ बिट कम कर दी है। ये टोटल डाटा कितना है? ये टोटल डाटा है 64 बिट का, ठीक है। जबकि ये पूरा बॉक्स कितने का है? देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 6 48, यानी ये 48 बिट दिखा रहा है। तो 64 बिट जब हम लेंगे और इसके हिसाब से अरेंज करेंगे तो ये 48 बिट अरेंज होंगी। इसका मतलब ये एक ऐसा ब्लॉक है जो इनपुट डेटा को कंप्रेस करके शफलिंग कर देता है, कंप्रेस भी करता है और शफल भी करता है। अच्छा, ये क्या कर रहा है? जैसे बिट नंबर 9 उठानी है तो देखें मैंने ये बिट नंबर 9 ली, 0 है तो यहाँ 0 आ गया। बिट नंबर 31, ये 31, ये 0 है, ये भी 0 आ गया, ठीक है। इस तरह बिट नंबर 54 पे है 1 तो ये 1 आ गया। ये पूरा चलता जाएगा और आखिर में ये है बिट नंबर 44। बिट नंबर 44 का मतलब 0, तो ये देखा आखिर में यहाँ 0 आ गया। लेकिन ये टोटल बिट कितनी बनी? 48, जबकि डेटा कितने का था? 64 बिट का था। तो इसका मतलब ये भी एक कंप्रेशन ब्लॉक भी होता है, यानी परमुटेशन ब्लॉक भी होता है जो सिर्फ शफलिंग करता है लेकिन डेटा के साइज में कोई तब्दीली नहीं करता। 64 बिट देंगे तो 64 बिट आएगा, 48 देंगे 48 आएगा, 32 बिट देंगे 32 बिट आ जाएगी। दूसरा ब्लॉक होता है एक्सपेंशन परमुटेशन, वो शफलिंग भी करता है और एक्सपेंड कर देता है, यानी 64 बिट होगी तो शायद वो उसको 72 बिट बना देगा, और 32 बिट होगी तो 64 बिट बना देगा, 48 बिट होगी तो 64 बिट बना देगा। इस तरह वो एक्सपेंड कर देता है। तीसरा ब्लॉक जो है वो कंप्रेशन परमुटेशन ब्लॉक है। ये क्या करता है? शफलिंग करने के साथ साथ डेटा को श्रिंक कर देता है या कंप्रेस कर देता है। जैसे कि यहाँ पर था 64 बिट का डेटा दिया हमने और आउटपुट पे 48 बिट का डेटा आ गया। तो ये 3 किस्म के आपने क्लियर ब्लॉक पढ़े, ठीक है जी। अब उसके बाद एक और बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं और वो कॉन्सेप्ट है बिट शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। इसको भी समझ लेते हैं। अच्छा, जहन में रखें अभी तक हमने डेस एल्गोरिदम नहीं पढ़ा, अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब शिफ्टिंग में आपको बताता हूं। देखें ये है, मिसाल के तौर पर ये कुछ बिट्स हैं,
0 1 1 1 ये बिट्स हैं, और ये टोटल कितनी बिट्स हैं वो लिखा हुआ है 1 से लेकर 16, ये 16 बिट हैं। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, मैंने इंटेंशनली ये 2 बिट के कलर डिफरेंट किए हैं, रेड कलर की एक बिट है और एक ब्लू कलर की है, बाकी सारी ब्लैक हैं। ये इंटेंशनली कलर चेंज किया है ताकि आप लोगों को ज़रा समझ में आ जाए। अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे लेफ्ट सर्कुलर रोटेशन करनी है, तो इसका मतलब है कि ये जो बिट है ना, इस इन तमाम बिट को लेफ्ट साइड पर खिसकाएंगे हम, यानी ये सारी की सारी बिट्स, मैं अगर पेंसिल यहाँ से ले तो ये सारी की सारी बिट्स लेफ्ट साइड पर यूं शिफ्ट होंगी, और ये लेफ्ट के साथ साथ क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर भी लिखा हुआ है, तो ये शिफ्ट होंगी और ये सर्कल से घूमती हुई यहां से यूं आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो यहां से खिसकेगा, बाहर बाहर निकलेगा, और ये जीरो घूमता हुआ इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं लेफ्ट सर्कुलर रोटेशन। तो अगर मैं 1 बिट की रोटेशन करूं, लेफ्ट सर्कुलर रोटेशन करूं मगर 1 बिट रोटेट करूं, तो इसका मतलब ये जीरो यहां से निकलेगा बाहर और ये उछलता हुआ यहां पर आ जाएगा, बाकी सारी बिट्स आगे हो जाएंगी। तो ये देखें, ये बिट इधर आ गई और ये जीरो इधर आ गया। इसीलिए मैंने कलर 0 और 1 पे कलर डाला था ताकि आपको ये फील ना हो कि ये आपको, वरना ऐसा लगता कि ये तो वही वाले नंबर हैं, वही नंबर नहीं है। ये रेड कलर का जीरो उठकर इधर आ गया, ये ब्लू कलर का इधर लेफ्ट पे चला गया, ये इसके लेफ्ट पे आ गया, ये इसके लेफ्ट पे आ गया, ये हुआ 1 बिट शिफ्ट। अगर मैं 2 बिट शिफ्ट करता तो यहां से ये 2 बिट्स निकलती और ये यूं शिफ्ट होकर इधर आती, और बाकी हर हर 2 2 स्टेप बिट जो है ना वो लेफ्ट पे घूम जाती, तो देखें वो ये आ जाता। ठीक है, तो एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा लेफ्ट शिफ्ट रोटेशन का। ये लेफ्ट शिफ्ट रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये राइट शिफ्ट रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, यानी कि लेफ्ट सर्कुलर रोटेशन, राइट सर्कुलर रोटेशन दोनों हो सकते हैं, लेकिन डेस के अंदर हमें सिर्फ लेफ्ट सर्कुलर पढ़ना होता है। लेकिन बहरहाल मैं वैसे ही कह रहा हूं कि लेफ्ट सर्कुलर रोटेशन हो या राइट सर्कुलर रोटेशन हो, सर्कुलर रोटेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि बिट्स बहुत सारी हों अगर, तो अगर मैं कहूं कि 1 बिट रोटेट करना है तो 1 बिट रोटेट हो जाएगी, 2 बिट रोटेट करना है तो 2 हो जाएगी, 3 4 कितनी भी बिट्स हों वो रोटेट हो सकती हैं। तो ये एक रोटेशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। तो हम जो है वो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं। यानी मैंने अभी आपको पढ़ाया कि स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर्स क्या होते हैं। स्ट्रीम साइफर की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी ब्लॉक डायग्राम देखी, ब्लॉक साइफर की डेफिनेशन और उसकी ब्लॉक डायग्राम देखी, फिर स्ट्रीम और ब्लॉक साइफर के कुछ डिफरेंसेस देखे। फिर मैंने आपको बताया कि ब्लॉक साइफर के जो एल्गोरिदम है इनमें टिपिकल एल्गोरिदम है डेस। तो हम वो डेस पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बिफोर डेस हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े। वो 4 कॉन्सेप्ट क्या हैं? हमने पढ़ा कि परम्यूटेशन ब्लॉक क्या होता है, जो शफलिंग करता है। ये परम्यूटेशन ब्लॉक की एक ये एग्जांपल थी और एक ये एग्जांपल। दूसरा हमने पढ़ा एक्सपेंशन परम्यूटेशन ब्लॉक, जो शफलिंग भी करता है और बिट्स को बढ़ा भी देता है। तीसरा हमने पढ़ा कंप्रेशन परम्यूटेशन ब्लॉक, जो शफलिंग भी करता है और बिट को कम भी कर देता है। और चौथा हमने पढ़ा लेफ्ट सर्कुलर रोटेशन, जिसमें कि हम 1 बिट रोटेशन भी कर सकते हैं और 2 बिट रोटेशन भी कर सकते हैं। यहीं तक हम इस लेक्चर को रखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।